नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन दिल्ली से। आज मैं आपको बताऊंगा क्लब फुट क्या प्रॉब्लम है, क्लब फुट कैसे होता है, क्लब फुट में क्या क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं। यूजली मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि क्लब फुट मेरे साथ हुआ क्या, ऐसा मेरे साथ क्या कमी रह गई, मेरे खाने पीने में कमी रह गई, या फिर ऐसा क्या हुआ कि मेरे बच्चे के साथ क्लब फुट हुआ। मेरे तो ना पेरेंटल साइड ना मैटरनल साइड मैंने कहीं किसी से सुना भी नहीं कि बच्चे को क्लब फुट जैसी कोई बीमारी होती है। सो क्लब फुट है क्या? क्लब फुट इज ए वेग टर्म। फुट की जितनी भी डिफॉर्मिटी होती है उसे हम क्लब फुट में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे मेटाटार्सस एडक्टस हो, CTEV हो, या डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स। सो एक्चुअल नेम ऑफ द क्लब फुट इज CTEV। CTEV मतलब कंजेनाइटल टेलीपीस इक्वाइनो केवो वेरस डिफॉर्मिटी। कंजेनाइटल का मतलब सुनते ही हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसका मतलब माँ बाप की जीन में कोई खराबी थी या बच्चे की जीन में कुछ खराबी हुई है तो अब इसके बच्चे भी ऐसे पैदा होंगे। ऐसा नहीं है। कंजेनाइटल का मतलब होता है जो चीज़ हमारे साथ बर्थ के साथ प्रेजेंट होते हैं उसे हम कंजेनाइटल बोलते हैं। T4 टेलीपीस। टेलीपीस का मतलब ये हड्डी होती है जिसको हम टेलस बोन बोलते हैं, ये वाली हड्डी, इसको हम टेलस बोन बोलते हैं। यूजुअली जब बच्चा हमारे नॉर्मल फुट में क्या होता है कि हम जब चलते हैं तो हमारा पहले हील स्ट्राइक करता है, पहले हील रखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यूजुअली हमारा चलने का पैटर्न होता है, पहले हम हील को रखते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लब फुट वाले बच्चों में क्या होता है, जैसे क्लब फुट वाला पाँव है तो यदि आप इलाज नहीं कराएंगे तो बच्चा पाँव को इस तरह से रख के चलेगा, टेलीपीस, टेलस पे पाँव रख के चलेगा। सो टेलीपीस। E4 इक्वाइनस। इक्वाइनस टर्म यूज लेते हैं घोड़े के लिए। जैसे घोड़े का खुर हमेशा नीचे की तरफ रहता है, हमारा पंजा ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, घोड़े का खुर हमेशा नीचे रहता है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं इक्वाइनस। जस्ट लाइक दिस। अब जैसे मैं इस पंजे को ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा हूँ, सो दिस इज इक्वाइनस डिफॉर्मिटी। ठीक है। V4 केवो वेरस डिफॉर्मिटी। केवो वेरस मतलब जैसे केव, ये गुफा बनी हुई है, दिस इज केव। वेरस मतलब अंदर की तरफ। सो दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ द क्लब फुट, कंजेनाइटल टेलीपीस इक्वाइनो केवो वेरस डिफॉर्मिटी। बायलेटरल मतलब दोनों पाँव में होता है, यूनिलेटरल मतलब किसी एक पाँव में, राइट और लेफ्ट में। अब मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं इसका कारण क्या है, ये मेरे बच्चे के साथ क्यों हुआ। स्पेशली इंडिया में, इंडिया के कुछ इलाकों में ये बड़ा फेमस है कि माँ ग्रहण में बाहर निकल गई, इसकी वजह से पाँव टेढ़ा हो गया। देखिए, इसका वैसे कोई लॉजिकल आंसर नहीं है। यदि इसके पीछे कोई रीज़न है तो हमारे ऋषि मुनि जानते होंगे। वैसे भी एक साल में 2 या 3 ग्रहण निकलते हैं और एक बच्चा माँ के पेट में तकरीबन 9 महीने रहता है, तो कभी ना कभी किसी न किसी के पेट में बच्चा होगा। सो इट्स नॉट लॉजिकल रीज़न कि इस क्लब फुट ग्रहण की वजह से कुछ हुआ है। जो गरीब लोग हैं वो तो खुले में रहते हैं, इसका मतलब उनके साथ सभी बच्चे इस तरह से होने चाहिए। सो देयर इज़ नो लॉजिकल आंसर। और इसके पीछे यदि कोई लॉजिक है तो हमारे ऋषि मुनि जानते हैं। कोई कहता है कि माँ के पेट में पानी की कमी की वजह से पाँव एक पोजीशन में फंस गया, इसकी वजह से पाँव टेढ़ा हो गया। देखिए, पाँव में पोजीशन होता है, वो जो पेट में पानी की कमी की वजह से जो कारण बताते हैं वो मोस्टली पोजिशनल क्लब फुट होते हैं। पोजिशनल क्लब फुट का मतलब ये होता है कि यदि वो पोजीशन में दिखने में ऐसे लगते हैं लेकिन जब आप इसे करेक्ट करेंगे तो करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो कोई कहता है जेनेटिक, कोई कहता है कि इसके पीछे कोई जेनेटिक आंसर है। तो ऐसा कुछ अभी तक कोई प्रूवन वो है नहीं कि इसकी वजह से कोई जीन इसके पीछे कोई हो। सो देयर इज नो प्रूवन आंसर फॉर जेनेटिक, मैकेनिकल इफेक्ट और नथिंग। सो ब्रॉडली जो हम मेडिकल में जिस चीज़ को हम रीज़न नहीं बता पाते हैं कि इसका कारण क्या है, उसे हम बोलते हैं इडियोपैथिक, अननोन इटियोलॉजी। तो क्लब फुट को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इडियोपैथिक, जिसमें 95 से लेकर के 98% बच्चे फॉल करते हैं। द मोस्ट कॉमन रीज़न इज इडियोपैथिक। सेकेंड में बाकी के अदर जो होते हैं उनमें सेकेंडरी कॉजेज होते हैं। सेकेंडरी कॉजेज में न्यूरोपैथिक मतलब जो ब्रेन से नसें आ रही हैं वो स्पाइनल लेवल पे कहीं उन पे प्रेशर आ जाए, जैसे मेनिंगोमाइलोसिल है, स्पाइन के लेवल पे फफोला जो हो जाता है उसे मेनिंगोमाइलोसिल बोलते हैं। उसकी वजह से यदि नर्व्स में कोई वीकनेस रह जाए, नर्व कंप्रेशन हो जाए, तो उसकी वजह से बच्चे को न्यूरोपैथिक क्लब फुट हो सकता है। सिंड्रोमिक, बच्चे को कोई सिंड्रोम हो। ट्रॉमेटिक, बच्चे को चोट लगने की वजह से ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई है, उसकी वजह से हो गया। इन्फेक्टिव यानी इन्फेक्शन की वजह से ग्रोथ प्लेट डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से। सो मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द क्लब फुट इज इडियोपैथिक, अननोन इटियोलॉजी। इसके पीछे कोई लॉजिक रीजन नहीं होता कि क्यों हुआ है। सो ये इसका नामकरण और इसका कारण हो गया। अब मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं इसका इलाज क्या है। सो इलाज बड़ा सिंपल है। इसमें हम 4 से 5 प्लास्टर्स लगाते हैं। 4 से 5 प्लास्टर्स लगते हैं, 5 दिन मिनिमम, 15 दिन मैक्सिमम। इन बिटवीन हम कभी भी प्लास्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक, प्लास्टर जो होते हैं पहले पेरेंट्स में से कब से शुरू करने चाहिए, प्लास्टर कैसे लगते हैं। सो प्लास्टर शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम डे 1 ऑफ योर लाइफ। तो आप जिंदगी के पहले दिन से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं।
सो जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने के क्या फ़ायदे हैं? सो देयर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू के 1 महीने पहले मसाज करो, उसके बाद प्लास्टर शुरू करो। कुछ कहते हैं ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहिए। जो करंट ट्रीटमेंट प्रोसीजर है उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि बच्चे का ट्रीटमेंट आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेनिफिट होता है। जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करने के 3 मेजर फ़ायदे होते हैं। पहला, बच्चे के जॉइंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। जितना जल्दी आप उन्हें स्ट्रेच करेंगे तो नंबर ऑफ प्लास्टर्स कंपेरेटिवली कम होते हैं। दूसरा होता है चांसेस ऑफ सर्जरी। जो जिन प्लास्टर को यदि हम जल्दी शुरू करते हैं तो उनमें कंपेरेटिवली सर्जरी के चांसेस कम होते हैं। दूसरा, क्लब फुट का साइज़। यूजुअली क्या होता है कि जो क्लब फुट वाला पंजा होता है वो नॉर्मल पंजे से साइज़ में छोटा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रूवन स्टडी जिसमें ये पाया गया कि जिन बच्चों का इलाज जितना देरी से शुरू होता है उन बच्चों में पाँव के पंजे का जो डिफरेंस होता है, स्पेशली यूनिलेटरल केस, जिन बच्चों में एक ही पाँव का क्लब फुट होता है उनमें जो क्लब फुट वाला पंजा होता है नॉर्मल पंजे से साइज़ में छोटा होता है। जितना जल्द, सिंपल सा लॉजिकल रीज़न है, जो क्लब फुट वाला पंजा है वो इस तरीके से है, जो यहाँ की हड्डी है उनके लिए स्पेस नहीं मिलेगा। जितना जल्दी आप उसे करेक्ट कर देंगे तो उनको स्पेस मिलेगा और वो जल्दी करेक्ट करेंगे। सो जितना जल्दी आप करेक्शन ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना ही फुट की साइज़ में डिफरेंस कम आएगा। अब प्लास्टर जो लगता है वो इसी तरीके से लिखता है जैसे ये प्लास्टर है। प्लास्टर जो होता है उंगली से लेकर के जांघ के ऊपरी वाले हिस्से तक होता है, एज हाई एज पॉसिबल। अब पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर आपको पंजा ही तो ठीक करना है, जब पंजा ठीक करना है तो प्लास्टर यहाँ तक लगा दीजिए, घुटने से नीचे तक, ऊपर तक क्यों लगाते हैं? भाई आपको पंजा ही तो ठीक करना है, तो पंजा ठीक करना है तो देखो ये पंजा ठीक हो गया घुटने से। तो इसके 3 कारण हैं जो हम पंजे को प्लास्टर के ऊपर तक लगाते हैं। पहला कारण, बच्चा इस तरह से किक मारता है। जब इस तरह से किक मारता है तो प्लास्टर के निकल जाने के आसान चांसेस होते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे निकालना ज़्यादा आसान है रादर देन ऐसे निकालने के, तो प्लास्टर स्लिप होने के चांसेस कम होते हैं यदि हम प्लास्टर ऊपर तक लगाते हैं। दूसरा कारण होता है टिबियल इंटॉर्जन। इन क्लब फुट वाले बच्चों में क्या होता है, घुटना अंदर की तरफ घुमा होता है जिसे हम बोलते हैं टिबियल इंटॉर्जन। तो हम हर प्लास्टर में बच्चे के पाँव को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं। दिस इज द रीज़न कि हम प्लास्टर ऊपर तक लगाते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब प्लास्टर ऊपर तक लगाओगे। तीसरा कारण होता है जो पीछे एक नस होती है जिसे हम टेंडो एक्लेस बोलते हैं। इस मांसपेशी का अटैचमेंट टखने से लेकर के जांघ के निचले हिस्से तक होता है, तो वो उसे हम स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम प्लास्टर ऊपर तक लगाते हैं। अब पेरेंट्स पूछते हैं कि प्लास्टर ये चूने का क्यों लगाते हो? भाई प्लास्टर तो आजकल तो बहुत लाइट वेट वाले प्लास्टर आने लग गए। अब हमेशा ये तो बहुत हैवी प्लास्टर हो जाएगा बच्चे के लिए, आप लाइट वेट वाला प्लास्टर क्यों लगाते हो? सो पीओपी प्लास्टर लगाने का मेन रीज़न क्या होता है, पीओपी का जो मोल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, जैसे सभी मूर्तियाँ पीओपी की बनी होती हैं, जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं पीओपी की बनी होती हैं। कारण, क्योंकि पीओपी की मोल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो हमें बच्चे के फुट के साइज और शेप के हिसाब से उसे मोल्ड करना होता है। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम पीओपी का प्लास्टर लगाते हैं। दूसरा, पीओपी के प्लास्टर को आप घर पे खोल के लेके आ सकते हैं। घर पे खोल के लाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, कैसे खोलना होता है वो उसको हमने एक डिफरेंट वीडियोस में हम आपको बताएंगे किस तरह से प्लास्टर खोलना होता है। घर से खोलने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको बच्चे को नहला धुला के लेके आ सकते हो। कम से कम हफ्ते में एक बार बच्चा नहा धो के आएगा, तो जिस दिन हमें प्लास्टर चेंज करना है उसी दिन 2 से 1-2 घंटे पहले आप प्लास्टर खोल के लेके आ सकते हैं। और प्लास्टर खोलना बड़ा ईजिली खुल जाता है। प्लास्टर घर पे खोलिए, बच्चों को मालिश वालिश करके लाइए आराम से। तो ये हो गया प्लास्टर कब शुरू करना चाहिए, प्लास्टर कैसा होता है, प्लास्टर और कितने ऊपर तक लगता है और किस चीज़ का लगता है। यूजली 4 से 5 प्लास्टर्स लगते हैं। उसके बाद में एक छोटा सा ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं टेनोटमी। ऑपरेशन का नाम सुनते ही पेरेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऑपरेशन में क्या होगा, इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन ज़रूरी है, क्या हम ऑपरेशन को अवॉइड कर सकते हैं? देखिए 80 से 90% बच्चों में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये ऑपरेशन क्या होता है कि पीछे की तरफ जो एक नस होती है जिसे हम टेंडो एक्लेस बोलते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं। इन बच्चों में क्या होता है कि ये नस टाइट होती है, इसको बच्चा ऊपर तक पाँव नहीं ले जा पाता, तो उसको पाँव ऊपर तक ले जाने के लिए हमें पीछे वाली जो नस है इसको रिलीज़ करना होता है। ठीक है, तो इसे रिलीज़ करने के लिए हमें इसे पीछे से कट करना होता है। अब क्वेश्चन आता है कि इस नस को जब आप काट दोगे तो इसको क्या होगा, इस नस का क्या होगा? ठीक है, इसमें आपने नस काट दी, नस काट दोगे तो बच्चे का पाँव कमज़ोर हो जाएगा, बच्चा लंगड़ा के चलेगा, है ना, बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत होगी। देखिए सपोज़ करो कुदरत ने मेरे को एक छोटी नस दी, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो एक हिस्सा इधर चला गया, दूसरा हिस्सा उछल के ऊपर की तरफ चला गया, तो बीच में जो गैप क्रिएट होता है, इस गैप में एग्जैक्टली वैसी की वैसी नई नस बनती है। सपोज करो एक नस मैंने यहाँ से काटी,
काट के एक हिस्सा इधर चला गया, दूसरा हिस्सा उछल के ऊपर चला गया, तो बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, इस गैप में एग्जैक्टली वैसी की वैसी नई नस बन जाती है। एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, स्ट्रक्चरली, मैकेनिकली, स्ट्रेंथ, एवरीथिंग रिमेंस सेम। इससे बच्चे के पाँव में कोई कमजोरी नहीं रहती, बच्चे के पाँव में कोई लचक नहीं रहती, एंड बच्चे के पाँव को कोई लंगड़ाहट नहीं रहता। एंड इट इज़ प्रूवन स्टडी, अल्ट्रासाउंड गाइडेड स्टडीज़ हो चुकी हैं जिसमें ये पाया गया है कि जो ये नस है ये दोबारा नहीं बन जाती है। और इस नस को हम बच्चों में 3 से 4 बार कट कर सकते हैं। ये नस इतनी अच्छी बच्चों में रीजनरेट हो जाती है, इससे बच्चे को कोई कमजोरी नहीं रहती। ठीक है, तो जिस दिन हम प्लास्टर नस को कट करते हैं, सेम डे हम बच्चों को प्लास्टर लगा देते हैं, और ये प्लास्टर 3 हफ्ते तक बच्चे के पाँव में लगा रहता है। उसके बाद में हम बच्चे के पाँव से वो प्लास्टर हटाते हैं। प्लास्टर हटाने के बाद में बच्चे को ब्रेस दे देते हैं। ब्रेस कुछ इस तरीके से होते हैं कि दोनों पाँव में शूज़ पहनते हैं, शूज़ पहन के बीच में रॉड लगी होती है, जस्ट लाइक दिस। दोनों पाँव में जूते पहन लिए, जूते पहन के ये शूज़ पहन लिए। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि सर एक पाँव में प्रॉब्लम है तो दोनों पाँव में जूते क्यों पहना रहे हो, और दोनों पाँव में जूते पहना रहे हो तो बीच में रॉड क्यों लगा रहे हो। सो नाउ द क्वेश्चन, आप बच्चे का पाँव इस तरीके से था, ठीक है, हमने करेक्ट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे आप छोड़ोगे पाँव अंदर की तरफ घूम जाएगा। पाँव अंदर की तरफ ना घूमे, इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि एक बंदे की आप ड्यूटी लगा दो जो 24 घंटे 365 दिन पाँव को इस तरह से पकड़ के रखे, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। या मैं 365 दिन 24 घंटे बच्चे के पाँव को प्लास्टर में रखूँ, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं इस पाँव को बोलूँ भाई तो इसको धक्का दो, इस पाँव को बोलूँ तो इसको धक्का दे, बीच में रॉड लगा दे जिससे दोनों पाँव अंदर की तरफ ना हो। सो दिस इज द रीजन कि चाहे प्रॉब्लम एक पाँव में हो चाहे दोनों पाँव में हो, बच्चा दोनों पाँव में जूते पहनेगा और बीच में रॉड लगा के रखेगा। ठीक है, ये जूते जो होते हैं ये 23 आवर्स इन अ डे, दिन में 23 घंटे पहनने होते हैं, शुरू के 3 से 4 महीने तक। चाहे वो केवल सूसू पोटी नहलाते धुलाते वक्त और एक्सरसाइज करते वक्त ये जूते खोलने, अदरवाइज बच्चा ये जूते पहन के रखेगा 3 से 4 महीने तक। क्यों? क्योंकि जो शुरू के 3 से 4 महीने में जो नस हमने काटी है वो नस दोबारा नहीं बन रही होती है। इसको जितना खींच के रखोगे उतनी लंबी नस बनेगी, जितना ढीला छोड़ोगे उतनी छोटी नस बनेगी। एंड कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की छोटी नस बने। ठीक है, इस नस को बनने के बाद में, इसको 23 आवर्स इन डे के बाद में बच्चे को हम केवल नाइट टाइम और नैप टाइम, बच्चे को जब बच्चा सोएगा तब जूते पहन के सोएगा, चाहे दिन में सोए चाहे रात में सोए, 5 साल की उम्र तक। 5 साल बहुत लंबा पीरियड होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 5 साल तक बच्चा कब खेलेगा, कब स्कूल जाएगा, कब स्कूल जाएगा। देखिए, ये जूते केवल और केवल सोते वक्त ही पहनने हैं, चाहे बच्चा दिन में सोए चाहे रात में सोए। एंड सोते वक्त कोई बच्चा नहीं खेलता और रात में कोई स्कूल नहीं खुलता, तो ये जूते केवल और केवल सोते वक्त ही पहनने। 5 साल की उम्र तक। क्यों? क्योंकि पहले 5 साल में बच्चे का फुट का साइज बढ़ रहा होता है, बच्चे की हाइट बढ़ रही होती है। फुट का साइज बढ़ रहा है मतलब हड्डियाँ बढ़ रही हैं। हड्डियों को सही डायरेक्शन में रखोगे तो चांसेस ऑफ रिलैप्स कम होंगे। ठीक है, तो दोबारा पाँव टेढ़ा ना हो, इसकी संभावनाओं को कम रखने के लिए हमें ये जूते 5 साल की उम्र तक पहनाने होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले 5 साल के बाद दोबारा पाँव टेढ़ा नहीं हो सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस होते हैं रिलैप्स के वो पहले 5 साल में होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में बच्चा काफ़ी एक्टिव हो जाता है, एक्सरसाइज करता है, खेलता है, कूदता है, तो वो अपने आप में एक एक्सरसाइज हो जाती है। सो नाउ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, पेरेंट्स मेरे से 2 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर मेरे को 2 सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल, मेरा बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? यस, बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल कि मेरे बच्चे का पाँव दोबारा टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा? सो दोबारा टेढ़ा होने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक, पहली कि आपने जूता पहनाया, और दूसरा जूता नहीं पहनाया। यदि आप जूता नहीं पहनाएंगे तो 100% बच्चे का दोबारा पाँव टेढ़ा होगा, इसलिए जूता पहनाना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी, मैंने एक्सरसाइज भी की, मैंने जूते भी पहनाए, मैंने सब कुछ किया जो डॉक्टर साहब ने बोला, तब भी 5 से 10% बच्चों में दोबारा पाँव टेढ़ा होने के चांसेस होते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर सब कुछ करने के बाद में भी ये 5 से 10% बच्चे क्यों पाँव टेढ़े हो जाते हैं? तो उसका सवाल का जवाब है कि 2 मांसपेशियाँ होती हैं। पहली मांसपेशी जिसे बोलते हैं टिबिलिस एंटीरियर टेंडन, जो पाँव को अंदर की तरफ घुमाती है। टिबिलिस एंटीरियर टेंडन, जिसका काम होता है पाँव को अंदर की तरफ घुमाना। इसकी ओवर एक्टिविटी, मतलब इसकी ज़्यादा ताकत, और एक मसल होती है जिसे बोलते हैं पेरोनियरी मसल, जो पाँव को ऐसे लेके जाती है बाहर की तरफ। तो इस मांसपेशी की कमजोरी और इस मांसपेशी की ताकत इन बच्चों को पाँव को अंदर की तरफ घुमाने में रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड ये एक्टिविटी हर बच्चे में होती है, लेकिन जब हम 5 साल की उम्र तक बच्चे को ये ब्रेस पहना के रखते हैं तो धीरे धीरे ये मसल स्ट्रेच हो जाती है और चांसेस ऑफ रिलैप्स कम होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 5 से 10% बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। ये 5 से 10% बच्चे भी ठीक होंगे, बट इनको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है एट द एज ऑफ 4 ईयर और 5 ईयर इन टर्म्स ऑफ टेंडन ट्रांसफर सर्जरी।
ठीक है, ठीक सभी बच्चे होते हैं, बट दे रिक्वायर फर्दर ट्रीटमेंट। अब आ जाते हैं हम ब्रेस पे। ब्रेस दो तरीके के होते हैं, एक तो इस तरीके के ब्रेस जो हम इंडियन ब्रेसेस बोलते हैं, जिसमें शूज एक दूसरे से अटैच होते हैं और देयर इज साइमल्टेनियस मूवमेंट ऑफ बोथ द फीट। एक होता है यूएस ब्रेस, जिसे हम डॉप्स क्विक रिलीज बार बोलते हैं। डॉप्स क्विक रिलीज बार क्या होता है, बेसिकली इसमें ये टू एंड फ्रो मूवमेंट पॉसिबल होता है, टू एंड फ्रो। सो यूजली दे आर मोर कंफर्टेबल, दे आर सॉफ्ट इन यूज, ठीक है, दे आर डिटैचेबल, okay, and they are comfortable in use. So इफेक्टिवनेस दोनों की सेम है, ओनली कंफर्ट लेवल चेंज होता है, ठीक है। अदरवाइज ये भी उतना इफेक्टिव है जितना ये इफेक्टिव है, ठीक है। सो घबराइए नहीं, बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। थैंक यू।